नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज का विषय है कि धनखड़ साहब से इस्तीफा लिया गया या उन्होंने दिया। क्या कहीं धनखड़ साहब ने इस्तीफे की चाल चल के सरकार को असहज तो नहीं कर दिया, या किसी राजनीति के शिकार तो धनखड़ साहब नहीं हो गए? भाजपा के अंदर खाने के राजनीति का मोहरा तो नहीं बन गए, या कोई बाहरी शक्तियां धनखड़ साहब को इन्फ्लुएंस की और सारे चीजों की आकलन करने के बाद धनखड़ साहब ने त्याग पत्र देना एक बेहतर विकल्प, बेहतर हथियार और तेरी ज्योति तेरे सर वाला कहावत को चरितार्थ किया। क्योंकि धनखड़ साहब का कुछ खोया नहीं है। गीता में भगवान कृष्ण फरमाते हैं कि हे मानव, क्या तेरा है जो खो जाएगा? क्या तुम लेकर के आए हो जो रह जाएगा? जो आज तेरा है कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। तो गीता की यह गूढ़ लाइनें धनखड़ साहब ने भी पढ़ा ही होगा। इतने विद्वान आदमी हैं, वरिष्ठ वकील हैं और इतने चौटाला साहब के पिताजी के साथ रहे हैं मान्य देवीलाल जी, और देवीलाल जी जैसा गूढ़ राजनीतिक ने उनको इतनी महीन पढ़ाई नहीं पढ़ाई होगी, या वो स्वयं नहीं पढ़े हुए, ऐसा मैं नहीं मान सकता। यह मैं किस लिए कह रहा हूं, सारी बातें आ गई, लेकिन आपको पता ही है कि मैं उन्हीं विषयों पर विश्लेषण करता हूं जो और चैनलों पर या तो होता नहीं है या होने नहीं दिया जाता है। सभी चैनलों पर सभी विशेषज्ञों के द्वारा मैं बल्कि सबसे पहली बार उसी दिन 9:30 बजे के करीब ही त्याग पत्र की बात आई और मैं अपने 10 बजे के फेसबुक लाइव में कहा कि तबीयत खराब नहीं है। सबसे पहले मैं कहने वाला आदमी हूं, और चैनलों जो मैं नहीं कहूंगा कि आपके चैनल पर पहली बार या ब्रेकिंग नहीं, वो रिकॉर्ड में है। 9:30 बजे के करीब मैं लाइव पे आने से पहले समाचार देखता हूँ कि कोई बड़ी घटना हो तो उस पर विश्लेषण करें। करीब 9:30 बजे के बाद नीचे ही लेकर आ गया कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का त्याग पत्र। उसके बाद वो आने लगा, लेकिन किसी ने भी तब तक 10 बजे तक नहीं कहा था कि तबीयत खराब बहाना है। मैंने जरूर कहा था कि ऐसे तबीयत कैसे खराब हो गया। 6 बजे तक तो सदन में थे, बिल्कुल ठीक ठाक थे, और जब तबीयत खराब उपराष्ट्रपति का होगा तो अस्पताल जाएंगे कि घर जाएगा? भाई, महामहिम उपराष्ट्रपति हैं, भारत के दूसरे सबसे ताकतवर और प्रोटोकॉल के आदमी हैं, वो अस्पताल जाएंगे या अस्पताल उनके यहाँ आएगा? घर पे बैठे हुए ये किस तरह की तबीयत खराब? ये मैंने कह दिया। खैर, अब सभी समाचार चैनलों पर आ गया है कि तबीयत खराब नहीं थी। अब मैं ये बड़बोलापन नहीं करूंगा कि मेरे बाद लोगों ने कहा, नहीं, वो अपने अपने हैं, सब लोग विशेषज्ञ हैं और अपनी विशेषता से विश्लेषण करते हैं। लोगों ने कई बातें कहा, मैं उस पर आकर के वीडियो लंबा नहीं करूंगा, आपका टाइम खराब नहीं करूंगा। मित्रों देखिए, अभी भाजपा 2014 से अब तक के सबसे दुर्दिन स्थिति में चल रही है। उसका आकलन आपको बताऊं, उसका बताऊंगा, आप समझ जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का मामला लटका हुआ है, और जिस तरह से महामहिम उपराष्ट्रपति ने तबीयत खराब का बहाना लिखा है, तबीयत खराब नहीं है, उसी तरह से बड़े पार्टी में बड़े लोगों के बीच में अध्यक्ष चुनने में समय लग रहा है, यह बहाना है। कारण है कि अपने उम्मीदवार के चयन कराने में ये गुजरात लाबी या जुगल जोड़ी अमित शाह और नरेंद्र मोदी सफल नहीं हो पा रहे हैं। संघ इन पर अब भरोसा नहीं कर रहा है, या संघ जिस आदमी को कह रहा है ये उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, या अंदर खाने इतनी ज्यादा अब इन लोगों में विरोध हो गई है, इन लोगों का विरोध होने लगा है कि वो अपने पपलू को अध्यक्ष के रूप में फिट नहीं करवा पा रहे हैं। या हो सकता है नेचुरल में देर हो, लेकिन नेचुरल में देर वाली बात लगती नहीं है। मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव में कमजोर पड़ रही है जोड़ी, नहीं तो अब तक घोषणा हो गया होता। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष का मामला लटका हुआ है। पिछले बार उन्होंने योगी विरोधी चौधरी को लगा दिया था, योगी जी बर्दाश्त कर लिए। क्या आपकी बार फिर अपने किसी विरोधी को बर्दाश्त करेंगे?
या पार्टी हितों की रक्षा के लिए किसी होनहार उम्मीदवार को अध्यक्ष के रूप में मानेंगे, यह एक मामला है। क्योंकि यह बात तो अब स्पष्ट हो ही गई है कि यह जुगल जोड़ी उत्तर प्रदेश में निष्प्रभावी हो गई है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पर उनका नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री वही कर रहे हैं जो 25-26 करोड़ उत्तर प्रदेश जनता के हित में हो रहा है। मतलब उनकी हित फिक्स है। उत्तर प्रदेश की जनता के हित मतलब योगी जी के हित, योगी जी के हित मतलब उत्तर प्रदेश के जनता के हित, या इसके अलावा योगी जी कुछ सोच नहीं रहे। और ये लोग अपना चक्कर चला रहे हैं और सारा चक्र निष्प्रभावी हो रहा है। क्योंकि आज के तारीख में निसंदेह कई मामलों में योगी आदित्यनाथ मोदी से ज्यादा लोकप्रिय हैं। कई मामलों में स्पष्ट निर्णय लेने में, या जो पहलगाम हादसा हुआ और भारत पाकिस्तान के बीच टसल हुई, कुछ ड्रोन का आदान प्रदान भी हुआ, उसमें बड़े अच्छे और समझदार लोगों ने कहा कि इस टाइम योगी को होना चाहिए था। हालांकि मेरा मानना है कि मोदी ने बहुत बढ़िया काम किया। वो अपना सेलेक्टेड टारगेट पूरा किया और वापस आ गए। नहीं तो रूस और यूक्रेन सालों से लड़ रहा है, कोई परिणाम नहीं निकला। गाजा में आप देख रहे हैं बमबारी हो रही है, कुछ नहीं हो पा रहा है। अब तो थाईलैंड और कंबोडिया में भी युद्ध हो गया। मतलब युद्ध किसी का परिणाम नहीं होता है। आप अपना टारगेटेड सेलेक्टिव टारगेट पूरा करें और वापस आ जाए, इसमें कोई शिकायत नहीं है। मोदी के इस निर्णय का मैं समर्थन करता हूं। और अगर इसके आगे कुछ होता मतलब आप देश को युद्ध में झोंक रहे हैं। लेकिन फिर भी लोगों का मानना था कि इस टाइम मोदी को होना चाहिए, योगी को होना चाहिए था। तो यह सब चीजें उस जोड़ी के पास भी जाती होंगी और उनके मन में क्लेश या संशय होता होगा। अब आते हैं कि क्या उपराष्ट्रपति महोदय सरकार से खिन्न होकर के एक राजनीतिक चाल चल दी। क्योंकि अगर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया तो अब उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। चुनाव होने में सरकार की दोनों सदनों में एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं है जो 2014 में थी। अब की बार मेजोरिटी में कुछ कमी आई है। तो इस कमी का फायदा उठा करके विपक्ष कहीं अपना साझा उम्मीदवार न खड़ा कर दे, और साझे उम्मीदवार के खड़ा करने पर अंतरात्मा की आवाज पर वो उम्मीदवार जीत न जाए। क्योंकि इसके पहले राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार अंतरात्मा की आवाज पर जीता हुआ इंदिरा जी ने ये प्रूव कर दिया है। और अभी अभी भारत के प्रधानमंत्री जी ने इंदिरा गांधी को उस रिकॉर्ड को बीट किया, सबसे लंबा समय तक राष्ट्र का सेवा करने में प्रधानमंत्री के रूप में। तो इंदिरा जी वाला उस निर्णय को कहीं यह सरकार के साथ भी ना हो जाए। क्योंकि अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान हो गया और अपना उम्मीदवार नहीं जीत पाया तो यह साबित हो जाएगा कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। तो सरकार के पास बहुमत नहीं है तो सरकार जाए और दूसरे को आने दे। और इस सोच का भाजपा से बाहर ज्यादा, भाजपा से अंदर बहुत ज्यादा लोग हैं। भाजपा के बाहर कम लोग इस ताक में बैठे हैं। भाजपा के अंदर बहुत लोग बैठे हैं यह सरकार जाए और हम आए। यह बात ये गुजरात लाबी और गुजरात की जुगल जोड़ी भी इस बात को जानती मानती होगी। तो मेरा मानना है कि उपराष्ट्रपति सरकार के निर्णय से खिन्न थे। यह सदन में दिख रहा था कि नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं और नेता सदन राज्यसभा जेपी नड्डा कह रहे हैं कि नहीं कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, नथिंग गोइंग इन रिकॉर्ड। मैं तभी वही देख करके दंग रह गया कि राष्ट्रपति को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं जब वो लाइव देख रहा था, क्योंकि मुझे टीवी पर बोलना होता है और मैं चैनल पर बैठता हूँ तो देखता रहता हूँ कि किसको बोलना होता है, और मेरे मन में काली जुबान उसी को कह दिया क्या उपराष्ट्रपति महोदय जो कि सदन के चेयरमैन है राज्यसभा के, वो स्वयं पीठ पर बैठे हैं और सदस्य कह रहे हैं कि रिकॉर्ड में नहीं आ रही। ये काम तो पीठासीन अधिकारी का है, उनको तो त्यागपत्र देना चाहिए। इतनी रीढ़ को झुकाने का क्या मतलब है। तो इस तरह की बातें हुई। कमेटी मीटिंग में नेता सदन और संसदीय मंत्री नहीं आए। यह सब जो सरकार के तरफ से मैसेज उपराष्ट्रपति को देना था वो हो रहा था। यह बीच बचाव और बातचीत करके भी निपटाया जा सकता था। तो कहीं उपराष्ट्रपति महोदय ने एक लंबी छलांग तो नहीं मार दी, सरकार को अस्थिर करने की एक चाल तो नहीं चल दी कि त्यागपत्र दे दें। उसमें उपराष्ट्रपति का दोष सोच रहा होगा, सोचे होंगे कि अगर त्यागपत्र का बम फोड़ देंगे
तो सरकार के लोग आएंगे, हमसे मनाएंगे और हम कहेंगे कि डॉक्टरों ने जांच किया और अब तबीयत मेरी ठीक है। लेकिन सरकार तो जैसे ताक में बैठी थी। उन्होंने कहा कि हम तो ठीक बात है, आपकी तबीयत खराब है तो आप स्वास्थ्य लाभ लीजिए, हम आपका इस्तीफा स्वीकार करते हैं। उधर उपराष्ट्रपति महोदय का दूसरा चाल होगा कि इसी बहाने सरकार के बहुमत का जांच भी हो जाएगा, क्योंकि तेलुगु देशम के नेता अपना अलग अलाप रहे हैं। चिराग पासवान मंत्री होते हुए भी बिहार में एनडीए के मामले में अलग राह अपनाए हुए हैं और भाजपा के अंदर भाजपा वाले भी इसी किसी मौके की ताक में बैठे हुए हैं। तो इन सब लोगों के साझे मनोकामना को उपराष्ट्रपति महोदय ने कहीं पूरा तो नहीं कर दिया है, या देखने वाली बात होगी। मेरी आशंका यह है, मेरी जो गणित या थोड़ी बहुत समझ है, कि उपराष्ट्रपति का चुनाव इतना जल्दी नहीं होने वाला है, और अगर जल्दी होता तो फिर आम सहमति से उम्मीदवार खोजा जाएगा कि मतदान की नौबत ना हो, आम सहमति से उपराष्ट्रपति को नामित कर दिया जाए, क्योंकि उससे बहुमत का पता नहीं चलेगा। और जब आम सहमति से चुना जाएगा तो निस्संदेह अपना आदमी नहीं होगा, बीच का आदमी होगा। और बीच के आदमी के मामलों में नरेंद्र मोदी की जो दुर्गति हुई है, पहले सतपाल मलिक और अब जगदीप धनखड़, तो मुझे लग रहा है कि इतनी मोटी बड़ी संवैधानिक सीट पर नरेंद्र मोदी किसी गढ़े मजे पुराने धाकड़ भाजपाई के अलावा किसी आयातीत पर भरोसा नहीं करेंगे। और अगर करेंगे मतलब राजनीति से उन्होंने कुछ नहीं सीखा, क्योंकि सतपाल मलिक भी जनता दल बैकग्राउंड के थे, उसके पहले कांग्रेस के थे और अपने बयानबाजी से मोदी को प्रभावित किए और राज्यपाल बने। राज्यपाल बनते ही वो किसान प्रेमी हो गए और मोदी के विरुद्ध जितना बयान, यहाँ तक उन्होंने झूठा बयान भी दिया। जब एंकर ने तुरंत पकड़ा तो बोले कि नहीं ये गलत हो गई, इसको हटा दीजिएगा। लेकिन यार सोशल मीडिया का जमाना है, हटाने से पहले ही पूरा वीडियो वायरल हो गया। वही हाल जगदीप धनखड़ साहब का भी है। जगदीप धनखड़ साहब ने खेत में कभी पांव नहीं रखा है। उनके भाई नेता हुआ करते थे, विधायक भी थे कांग्रेस के, और यह शुद्ध रूप से वकील थे, शहर में पढ़े थे और गांव में कभी नहीं गए। लेकिन कृषि मंत्री के सामने कृषि पर किसानों के हित की बात जो कहा, मुझे उसी वक्त लग गया था कि ये लाइन से हट करके बात कर रहे हैं। तो इस तरह की बेलगाम होती राजनीतिक सोच को क्या नरेंद्र मोदी बर्दाश्त करेंगे और किसी बीच वाले आदमी को उपराष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण सीट पर बैठाएंगे? मुझे लग रहा है कि नहीं। तो होने का जा रहा है, बिहार में चुनाव होगा नीतीश कुमार के नेतृत्व में, क्योंकि अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घोषित करके नहीं होगा तो वह लालू प्रसाद से मिल जाएंगे और सरकार लालू प्रसाद के परिवार की बन जाएगी। यह नीतीश भी जानते हैं, भाजपा भी जानती है और लालू का परिवार भी जानता है। तो यह इतना बड़ा रिस्क मोदी नहीं लेंगे, क्योंकि बिहार का हार केंद्र को हार के कगार पर पहुंचाएगा और प्रभावित करेगा। तो होगा यह जो राजनीतिक सूझबूझ मेरी है कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा और मुख्यमंत्री की शपथ के टाइम या तो शपथ लेकर के और रिजाइन कर दें, या शपथ ही ना ले, जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने अपने नेतृत्व में चुनाव लड़ा और अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया। तो यही होगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगर नीतीश कुमार बहुत ज्यादा सीट हासिल कर लिए तो उनके बेटे को उप मुख्यमंत्री और उनके मतलब का मंत्रिमंडल दिया जाएगा। और अगर जिस तरह से चिराग पासवान अभी से बिहार सरकार की आलोचना और नीतीश कुमार के शासन पर उंगली उठाने लगा, मतलब वो पिछला वाला लाइन पर जा रहा है कि हम इंडिया से बाहर हो रहे हैं, हम अकेले लड़ेंगे और सिर्फ जनता दल यू के विरुद्ध लड़ेंगे। अगर ऐसा हुआ तो नीतीश कुमार फिर जमीन पाएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब की बार नीतीश कुमार यह होने नहीं देंगे। अगर चिराग पासवान विरुद्ध में लड़ा तो वह लालू प्रसाद के पक्ष में लड़ जाएंगे। लालू प्रसाद के पक्ष में लड़ने का मतलब है परिणाम का बदल जाना। तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा और मुलायम सिंह के तरह किसी भी एक बीच वाले आदमी को सत्ता दी जाएगी और उनका बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा और नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनेंगे। एक राजनीतिक चाल ये हो सकती है, या बिहार के किसी बड़े कदावर नेता को उपराष्ट्रपति बना करके बिहार को प्रभावित करने का प्रयास किया जाए। लेकिन सब अनुमानों को धत्ता बता करके मोदी जी जिस तरह का एक अचंभित सा निर्णय देते हैं, उसको देखते हुए किसी तरह का अनुमान लगाना, अनुमान को नुकसान पहुंचाना है। इसीलिए
उम्मीद की दामन पकड़े हुए हैं कि क्या होगा, या तो अपने राजनीतिक सूझबूझ और समझ से कह रहे हैं कि ये और ये होगा, लेकिन जो मान्य मापदंड है मोदी उसके उलट काम करने के लिए मशहूर है। कई बार लह जाता है और कई बार रह जाता है। तो ये देखते हैं कि मोदी का निर्णय अब की बार लहता है या रहता है। आप भी इंतजार कीजिए, मैं भी इंतजार करूंगा, लेकिन मेरा मानना है कि उपराष्ट्रपति ने एक तीर से कई शिकार किया है और सरकार को असहज कर दिया है, यह मुझे जरूर लग रहा है। आप अपनी नजर बनाए रखिए, मैं अपनी बनाए रखूंगा, और आप मुझ पर अपना आशीर्वाद बना रखें। और मैं आपसे प्रार्थना करता रहूंगा कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अपने सभी समूह में साझा करें, क्योंकि साझा करने से समस्या अपने समाधान को प्राप्त करता है, और अगर समस्या को समाधान मिलेगा तो वो समाप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश कुमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।